हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लिटरेरी थियरीज। सो ओवरव्यू देखेंगे कि लिटरेरी थियरी क्या होती है एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम लिटरेरी थियरीज विच आर पार्ट ऑफ योर कोर्स, जिसमें मार्क्सिज्म को देखेंगे, फेमिनिज्म को देखेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म और फॉर्मलिज्म एज वेल, राइट। सो बेसिक आइडियाज समझते हैं कि लिटरेरी थियरी क्या होती है और किस तरह अप्लाई करते हैं लिटरेरी थियरी को। So let's begin with the definition of a literary theory. तो सबसे पहले theory क्या होती है, right? Theory, as you might have idea about the theory, that it's a combination of ideas. ठीक है, theory basically combination of ideas, or you can say set of rules and methods which we apply while describing or discussing or making the practical reading of the text. ठीक है, सो लिटरेरी थियरीज को हम अप्लाई करते हुए टेक्स्ट को किस तरह रीड करना है, उसको इंटरप्रेट किस तरह करना है, उस टेक्स्ट की क्या क्या मीनिंग हो सकती है, राइट, ये हमें बताती है लिटरेरी थियरी। सो अनदर डेफिनेशन इज हेयर दैट लिटरेरी थियरी इज द बॉडी ऑफ आइडियाज एंड मेथड्स दैट वी अप्लाई व्हाइल मेकिंग प्रैक्टिकल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, सो बेसिकली एक और डिफिनीशन देखते हैं जी। बेसिकली एक्चुअली लिटरेरी थियरी को आप एज अ लेंस ले सकते हैं। इट इज़ अ लेंस, ठीक है, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से उसको एनालाइज करते हैं। सो लिटरेरी थियरी enables you to read a text with a different perspective, so it is a lens that you use, right? For example, अगर आप मार्क्सिज्म के लेंस से टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उसको आप डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे, और फेमिनिज्म या फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट को पढ़ेंगे या फेमिनिज्म के लेंस से पढ़ेंगे तो उसको आप डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे टेक्स्ट को, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मार्क्सिज्म का। व्हेन यू यूज़ द लेंस ऑफ मार्क्सिज्म व्हाइल रीडिंग एनी टेक्स्ट यू विल एनालाइज द क्लास डिफरेंस को आप देखेंगे, बिकॉज बेसिकली मार्क्सिज्म talks about the class difference and unequal distribution of wealth in the society and all of related concepts. ठीक है, so literary theory enables you to interpret text. ठीक है, it can tell you, ये आपको बताती है कि text की क्या meaning है और क्या meaning हो सकती है। ठीक है, so different meaning हो सकती है text की based on the lens that you apply and the perspective, जिस perspective से देख रहे हैं, right? So एक और एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल मिल ऑन द फ्लॉस नॉवल आपने पढ़ी होगी जॉर्ज एलियट की, राइट। सो इट कैन बी इंटरप्रेट एज अ फेमिनिस्टिक वर्क, भी आप फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं कि यू नो द प्रोटोगनिस्ट शी हैज़ मेनी प्रॉब्लम्स, राइट। सो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप दे सकते हैं, एंड मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्सिज्म की लेंस से भी देख सकते हैं कि यू नो व्हेन जब उसकी मिल बिक जाती है तो ही फेस मेनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आप कौन से क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट को पढ़ते हैं, राइट। सो कॉमन रीडर लिटरेरी थियरी को अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ क्रिटिकल इन नेचर, और इसके लिए यू नो यू हैव टू प्रूफ इट विद द टेक्सचुअल एविडेंस से। जो आप बात करते हो टेक्सचुअल एविडेंस से आपने इसको प्रूफ करना होता है, राइट। सो टेक्सचुअल एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूफ हाउ यू इंटरप्रेट द टेक्स्ट। सो इवोल्यूशन देखते हैं कि लिटरेरी थियरी की बिगनिंग कहाँ से हुई और करंट स्टेटस क्या है लिटरेरी थियरी की, राइट। सो बैकग्राउंड, इट इनिशियली बिगन इन जर्मनी। जर्मनी से इसकी इवोल्यूशन यानी बिगनिंग स्टार्ट हुई थी कि वहाँ पे हायर क्रिटिसिज्म पे काम किया गया। सो इट्स अ स्टाइल ऑफ इंटरप्रेटिंग, एक नया हायर क्रिटिसिज्म के नाम से एक नया स्टाइल ऑफ इंटरप्रेटिंग स्टार्ट हुआ टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का। ठीक है, सो इस टेक्निक को यूज़ करते थे जर्मन राइटर्स एंड क्रिटिक्स
and they have the compare the biblical tales with the other culture narratives. So इस पर्पस के लिए उन्होंने यूज़ किया, ठीक है. एंड लेटर ऑन इट डेवलप इन लेट 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और वेल डेवलप हुआ 20th सेंचुरी के अंदर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी, राइट. सो मेजर वर्क्स आप देखेंगे कि हाउ मैथ्यू आर्नोल्ड को मैंने डिस्कस किया हुआ है. ही इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इवॉल्व करने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है. सो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की तरफ आ गए वो लोग. सो उस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में क्या होता है, इट ओरिजिनेटेड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ओरिजिनेट किया बाय कैम्ब्रिज प्रोफेसर थे आई ए रिचर्ड्स, ठीक है, इनका नाम आई ए रिचर्ड्स था. सो ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बाय providing collection of poems to his students by removing background information about the author, ठीक है. उसने टेक्स्ट दिया अपने स्टूडेंट को और ऑथर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था उसने छुपा दिया, उनको नहीं बताया, ठीक है. ही प्रोवाइड्स देम ओनली द टेक्स्ट. सो बेसिकली अभी हम देखेंगे कि टेक्स्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, या राइटर या ऑथर का क्या रोल होता है, या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है while applying a literary theory. So we will see, right. So यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से बिगनिंग होती है नियो क्रिटिसिज्म की, या न्यू क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, और फॉर्मलिज्म की, ठीक है. बिकॉज दिस नियो क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल्स. कौन से प्रिंसिपल्स हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल फैलेसी को हम देखेंगे, ठीक है. सो नियो क्रिटिसिज्म एक्चुअली इट्स एन एंग्लो अमेरिकन, जिसका मतलब है कि इंग्लैंड और अमेरिका का, ठीक है, अमेरिकन इन नेचर. बिकॉज अमेरिकन एंड इंग्लैंड के जो राइटर्स या क्रिटिक्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इसमें. एंड फॉर्मलिज्म जो है इट्स अ रशियन अप्रोच, रशियन कॉन्सेप्ट है to read a text, ठीक है. बेसिकली दे बोथ वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल, बट उनके लोकेशन या ज्योग्राफी डिफर करती है. फॉर्मलिज्म रशियन अप्रोच है और नियो क्रिटिसिज्म अमेरिकन है, राइट. सो फॉर्मलिज्म क्या है, इट्स अ रशियन अप्रोच एंड दे आर डीलिंग विद द forms of the text and taking it as a literary theory. The critics deal with the form of the text. यहाँ पे बेसिकली फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट के साथ डील किया जाता है कि फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट किस तरह का है, ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑथर या राइटर को वो लोग साइड पे रखेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ या कंटेक्चुअल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी साइड में रखते हुए ओनली फोकस किस पे रहेगा, ओनली ऑन टेक्स्ट, ठीक है. And the criticism has rejected intentional fallacy और effective fallacy को इसने reject किया. So intentional fallacy और effective fallacy क्या है ये हम देखेंगे. So intentional fallacy ये है कि राइटर या ऑथर के इंटेंशन क्या है while writing the text, ठीक है, जो पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख रहा है उसमें ऑथर का इंटेंशन क्या है. So लिटरेरी थियरी अप्लाई करते वक्त ये समझते हैं नियो क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म वाले कि राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन की प्राइमरी इम्पोर्टेंस नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट इज़ द ओनली टेक्स्ट, ठीक है. सो अभी हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया. दे बिलीव दैट द टेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वाइल इंटरप्रेटिंग इट, वेयर एज द राइटर या ऑथर की इम्पोर्टेंस नहीं है बल्कि सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है, ठीक है. सो दे बिलीव दैट टेक्स्ट कैन बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन. टेक्स्ट को आइसोलेशन में इंटरप्रेट किया जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द राइटर एंड ऑथर. एंड इंटेंशनल फैलेसी का मैंने आपको बता दिया था कि राइटर या ऑथर्स के इंटेंशन जो कि सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है, जबकि इफेक्टिव फैलेसी में इट्स अ एरर ऑफ जजमेंट है. किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस ऑफ द
रीडर, ठीक है, रीडर्स का रिस्पॉन्स, रीडर्स के इमोशंस, ये भी सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ द टेक्स्ट, ठीक है। उनका क्या व्यू था नियोक्रिटिक्स का? दे हैव द व्यू दैट द ऑथर इंटेंशंस ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, जबकि प्राइमरी इम्पोर्टेंस क्या है? प्राइमरी इम्पोर्टेंस इज द टेक्स्ट, राइट। सो राइट, डू नॉट टेल द रीडर एनीथिंग। उन्होंने क्या किया? द राइटर या ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन रीडर को ये नहीं बताती। डू नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द ऑथर एंड इट्स एज। जस्ट उन्होंने अप्लाई किया, प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट किया कि राइटर के या ऑथर के बारे में कुछ नहीं बताया, उनको सिर्फ टेक्स्ट दिया, ठीक है। प्योरली चेक द इम्पैक्ट्स ऑफ ओनली टेक्स्ट विदाउट एनी इन्फ्लुएंस अपॉन इट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार क्राई फ्रॉम अमेरिका। सो हेयर वी डू नॉट, ऑथर के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जस्ट हमें टेक्स्ट मिला है। जस्ट you have to you are supposed to interpret this text, right? So as a formalist या neocritics इसको किस तरह देखेगा? वो रिजेक्ट करेगा एनी काइंड ऑफ सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट अपॉन द राइटिंग एट ऑल, ठीक है। सो राइटर का एज और उसका सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करता, ओनली व्हाट मैटर इज द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ आपको शो हो रही है। फॉर एग्जांपल, इट पोर्ट्रेज सब्जुगेशन, किलिंग, वायलेंस, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट मी, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, द फॉर्मलिस्ट या नियोक्रिटिक्स, उनका क्या मानना था? दे बिलीव दैट नेवर ट्रस्ट द आर्ट, ट्रस्ट द टेल, right? Never trust the artist, trust the tale. This line is very important, ठीक है। इस लाइन को आपने याद रखना है, बहुत ही important लाइन है। They believe that never trust the artist, trust the tale. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि you must not trust the artist, यानी artist means the writer or the author, but you have to trust the tale. ट्रस्ट द टेल मीन्स द हिज राइटिंग, या जो उसने लिखा है, द टेक्स्ट यू हैव टू ट्रस्ट, या यू हैव टू ट्रस्ट ओनली द टेक्स्ट। आपका फोकस ट्रस्ट ओनली टेक्स्ट पे होना चाहिए, न कि राइटर के बारे में या ऑथर के बारे में, ठीक है। सो इनका ये मानना था। दे वर्क अपॉन दिस प्रिंसिपल। सो लेटर ऑन इवोल्यूशन होती रही लिटरेरी थ्योरीज में, एंड here comes another literary theory आ जाती है, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है, ठीक है। इट्स अ फ्रेंच इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, बेसिकली फ्रेंच इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। और स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में आपको आइडिया होगा, यू माइट रेड अबाउट फर्डिनेंड डी सोशर की स्ट्रक्चरलिज्म पे जो उसने बात की थी, उसका आइडिया है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो फर्डिनेंड डी सोशर ने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया, एंड ही गिव द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर। उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे, राइट। सो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली क्या है? इट वर्क्स ऑन, इट सेज दैट लैंग्वेज नेवर वर्क्स इन आइसोलेशन, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज को एज आइसोलेटेड या एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं लिया गया, बल्कि it's a set of structures लिया गया है ऐसा, ठीक है। rather it is the name of something having many parts, ठीक है, is a structure and it is composed of many parts। और यहाँ पे signified और signifier का concept आ जाता है। so इसको हम समझेंगे through an example कि signified क्या होता है, signifier क्या होता है। for example, फर्डिनेंड डी सोशर की एप्पल की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज इट्स अ साइन, एन ऑब्जेक्ट या थिंग, एक एप्पल है, ऑब्जेक्ट या थिंग। सो सिग्निफायर इज़ द फिज़िकल एग्जिस्टेंस। सो इस ऑब्जेक्ट की फिज़िकल एग्जिस्टेंस को हम सिग्निफायर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, उसकी अपार्ट फ्रॉम एप्पल ना हो, कोई और चीज़ हो तो उसकी साउंड हो सकती है, या इसके बारे में जो लिखा गया है वर्डिंग हो सकती है,
या इसका इमेज हो सकता है, फिजिकल इमेज जो आपको नज़र आ रहा है। सो फिजिकल एग्जिस्टेंस को सिग्निफायर कहेंगे। वेयर एज सिग्निफाइड क्या होता है? सिग्निफाइड इज़ द मेंटल कॉन्सेप्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ठीक है, कोई फिजिकल चीज़ जो आपको नज़र आ रही है इस तरह की नहीं, बल्कि अ मेंटल कॉन्सेप्ट हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी फ्रूट की, एप्पल के फ्रेशनेस, हेल्थ, ठीक है, किस तरह, कितना हेल्दी है, कितना फ्रेश है, या उसका मेंटल कॉन्सेप्ट कि एप्पल से आपके जहन में क्या आता है, या उसका आइडिया, इस चीज़ का आइडिया ऑफ एप्पल। सो उस मेंटल कॉन्सेप्ट को सिग्निफाइड कहेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट होता है स्ट्रक्चरलिज्म का। सो उन्होंने क्या कहा? दे हैव द कंसेप्ट दैट कि लैंग्वेज को आइसोलेशन में हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, रादर इट्स यू नो कंपोज ऑफ मैनी पार्ट्स, ठीक है, एंड दीज पार्ट्स आर रिलेटेड एंड दे वर्क एज अ होल। सो इस सेंस में स्ट्रक्चरलिज्म ने लैंग्वेज को ट्रीट किया। एंड सो यहाँ पे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि चीज़ें, यू नो, चीज़ों के बीच में जो रिलेशन है वो आर्बिट्रेरी रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेव को हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेव मेरे लिए डिफरेंट होगा, बट अफ्रीकन्स के लिए ये डिफरेंट होगा, क्योंकि वो बिकॉज दे आर लिविंग एज अ स्लेव, राइट। सो उनके लिए स्लेव का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो हम समझते हैं। So structuralism, they believe that things do not work in isolation, they are to be seen in the context of a larger structure they are part of, ठीक है, as a whole, and they are composed of many parts. So इनका ये मानना था कि text in isolation does not reflect the complete given reality. text isolation में या अलग सा कंप्लीट सेंस नहीं देता या रियलिटी नहीं देता, ठीक है। ऊपर हमने कहा सिग्निफाइड एंड सिग्निफाइड का, इन दोनों का आपस में रिलेशन बनता है। सो आइसोलेशन में इट डज नॉट गिव अ सेंस और रियलिटी और मीनिंग। दे बिलीव दैट रियलिटी एंड नॉलेज इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, थ्रू लैंग्वेज। सो इट्स अ मेंटल कंस्ट्रक्ट या सोशल कंस्ट्रक्ट। फॉर एग्जांपल एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि वाइट, ठीक है, वाइट कलर या वाइट पीपल ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। सो इस तरह ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जो कि रियलिटी नहीं है। सो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रियलिटी, द राइटर विल इंटेंशनली यूज स्पेसिफिक सिग्निफायर्स। एंड फॉर्मलिज्म के बाद हम लोग का फेमिनिज्म को भी डिस्कस कर लेंगे। सो फेमिनिज्म का आइडिया मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, नॉवल मिल ऑन द फ्लॉज की एग्जांपल भी हमने ली थी कि किस तरह फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो ये फेमिनिज्म या फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू दो टाइप की हो सकती है, राइट। हाउ फीमेल राइटर्स राइट अबाउट फीमेल्स एंड हाउ मेल राइटर्स राइट अबाउट फीमेल्स, ठीक है। यह डिफ़र करती है कि हाउ फीमेल राइटर्स खुद अपने जेंडर फीमेल के बारे में किस तरह लिखती है और मेल फेमिनिस्टिक राइटर्स जो होते हैं वो किस तरह लिखते हैं, राइट। सो फेमिनिज्म इन लिटरेचर, फेमिनिज्म एंड फेमिनिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो फेमिनिज्म की बेसिकली 3 वेव्स आई थी, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। सो इस तरह इवॉल्व हुआ था। सो बेसिकली अगर डेप्थ में देखा जाए तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। फेमिनिज्म बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स, काइंड्स और इसके एवोल्यूशन आ जाती है। सो सम कॉमन टाइप्स जो हम देखेंगे कि रेडिकल फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म और बहुत सारी है, राइट। सो डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्ट या आइडिया होना चाहिए कि फेमिनिज्म को एक टेक्स्ट के अंदर किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, वुमेन सब्जुगेशन, वायलेशन ऑफ वुमेन राइट्स एंड ये सारी चीज़ें। सो व्हेनेवर कोई भी टेक्स्ट आपको दिया जाए उसके ऊपर व्हेन यू हैव टू अप्लाई फेमिनिज्म,
या फेमिनिस्टिक थ्योरी। सो आपने ये चीज़ें देखनी होती है कि वुमेन राइट्स किस तरह सप्रेस है, सब्जुकेशन एंड ऑल ऑफ दिस। सो उससे रिलेटेड टेक्स्ट के अंदर जो भी लाइन जो इसको पोर्ट्रे कर रही है आप वो कोट कर सकते हैं। सो सम फेमिनिस्टिक क्रिटिक्स में पेटी फिन डन हो गया एंड वगैरह बहुत सारे राइटर्स है, ठीक है। सो जेंडर कंस्ट्रक्शन की बात होती है, इसमें स्टीरियोटाइप की बात होती है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन या सप्रेसिंग फेमिनिन या इस तरह के पावर रिलेशनशिप या वुमेन को किस तरह इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर। सो ये था बेसिक आइडिया फेमिनिज्म का एंड लिटरेरी थ्योरीज का। सो यू जस्ट फोकस मोस्टली टेक्स्ट आपको दिया जाता है वो रिगार्डिंग फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म से रिलेटेड होती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरेरी थ्योरीज, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।